हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन अध्यापक एकेडमी पर। तो इन वीडियो सीरीज़ में हम सीटैट एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका आज पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। ये आपके फाइनल रिवीजन के तौर पर बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 700 से 1750 में हुए परिवर्तनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सिंचाई में रहत का प्रयोग होने लगा। सेकंड, कताई में चरखे का प्रयोग। थर्ड, युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का प्रयोग। फोर्थ, खान पान में आलू, मक्का, चाय और कॉफ़ी का प्रयोग होने लगा। तो फ्रेंड्स, 700 से 1750 में इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा। तो इनमें ये सभी 4 परिवर्तन हुए थे। तो इसका आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। इस्लाम में उलेमा किन्हें कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इस्लाम मुसलमान धर्म था, तो भारत में कुरान शरीफ का संदेश 7वीं सदी में व्यापारी के ज़रिए आया। कब आया था कुरान शरीफ का संदेश? 7वीं सदी में, जो कि व्यापारी भारत आए थे उनके ज़रिए आया था। और मुसलमानों में उलेमा इस्लाम के विद्वान, धर्मशास्त्री व न्याय शास्त्रियों को कहा जाता था। और इस्लामी न्याय सिद्धांत हमारे इसमें 2 दिए गए हैं चैप्टर में। कौन कौन से? एक तो हनफी और दूसरा है हमारा शफ़ी। तो ये दोनों हमारे इस्लामी न्याय सिद्धांत हैं। और जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को नेता मानते थे, मतलब जो पैगंबर मोहम्मद के वारिस को उनके दामाद के रूप में जानते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? शिया। और सुन्नी उन्हें कहा जाता था, जो कि खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से क्षेत्रीय बनने के लिए हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान किसने किया? तो फर्स्ट है चोल, सेकंड राष्ट्रकूट, तीसरा चेर, चौथा पांड्य। तो फ्रेंड्स, जो कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान होता था, उसके करने से कोई भी जाति का क्षेत्रीय बन सकता था। तो वो किसने किया था? ये हमारा किया था राष्ट्रकूट ने। तो वे कर्नाटक के चालुक्य, तो राष्ट्रकूट जो थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। और 18वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग किसने कराया था फ्रेंड्स? दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य को हरा दिया था और इसने ही हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से त्रिपक्षीय संघर्ष किन के मध्य हुआ? तो फ्रेंड्स, त्रिपक्षीय संघर्ष हमारा कन्नौज नगर के लिए हुआ था। और यह कन्नौज नगर गंगा घाटी के पास में था। और यहाँ 3 राजा आपस में लड़े थे। कौन कौन से? गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो देखते हैं कि किस में है। इसमें गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं सीटेट एसएसटी में। अब किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रेंड्स, किताब अल हिंद हमारे अलबुरीनी के द्वारा लिखी गई। और ये किसके द्वारा आया था? तो मोहम्मद गजनी सुल्तान ने इसे भेजा था भारत का लेखा जोखा करने के लिए। आगे देखते हैं। तंजावुर शहर और निशुम सूदनी का मंदिर किसने बनवाया? तो फ्रेंड्स, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है चोल वंश ने बनवाया था। तो चोल वंश ने ये दोनों, एक तो तंजावुर शहर और निशुम सूदनी का मंदिर बनवाया था। आगे देखते हैं। और किन्हें कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, चोल काल में साम्राज्य अलग अलग जातियों में विभाजित था। तो इसमें और किसानों की बस्तियों को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखते हैं। तोमर वंश के अंगपाल का शासनकाल था। तो फ्रेंड्स, ये जो तोमर वंश है ये राजपूत वंश में आते थे। तो अंगपाल का शासनकाल था हमारा 1130 से 1145।
और ये 1206 से 1210 किसका था, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। और 1236 1240 तो ये था रज़िया सुल्तान का। और 1266 से 1287 था गयासुद्दीन बलबन का। तो इसमें ये चारों इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा इन्हें। आगे बढ़ते हैं। किलेबंद शहर जहाँ सैनिक रहते थे क्या कहलाते थे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो किलेबंद शहर जहाँ सैनिक रहते थे क्या कहते थे, उन्हें गैरिसन शहर कहते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड अब नेक्स्ट देखते हैं। टोकन मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई। तो फ्रेंड्स टोकन मुद्रा हमारे मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और किसके द्वारा, किसके बीच में हुआ था, ये बाबर और लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो आप इन्हें याद रखिएगा। और 1527 में कौन सा हुआ था, तो एक खानवा का युद्ध हुआ था। और 1528 में हमारा चंदेरी का युद्ध हुआ था। आप इन्हें याद रखिएगा, सब पूछा जाता है सीटेट में। चौसा का युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो कब हुआ ये, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और 1540 में हमारा कन्नौज का युद्ध हुआ। और 1555 में हमारा सरहिंद का, जिसे सरहिंद का युद्ध कहा जाता था। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई इमारत के गिरने से। आगे देखते हैं। अकबरनामा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अकबरनामा को हमारे 3 भागों में विभाजित किया गया। और लिखी किसने थी, ये हमारा अबुल फजल ने लिखी गई थी, अबुल फजल द्वारा। तो अकबरनामा जो है उसके पहला पार्ट है पूर्वजों का बयान, इसमें पूर्वजों के बयान है। सेकंड में है हमारा शासनकाल की घटनाएं। और थर्ड में आती है हमारी आईने अकबरी। तो सीटेट में ये भी पूछा गया है कि अकबरनामा की आईने अकबरी कौन से नंबर की पुस्तक है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये तीसरे नंबर की पुस्तक है आईने अकबरी, आप इन्हें याद रखिएगा। अब मुग़ल काल में सैनिक वेतन अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स हमारे सैनिक वेतन अधिकारियों को पहले देखते हैं हम। दीवान किन्हें कहते थे, जो प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था। और बख्शी ये हमारे सैनिक वेतन अधिकारी थे। और सदर कौन था, ये हमारे धार्मिक मंत्री थे जो कि मुग़ल काल में थे। और कोतवाल ये नगर पुलिस अधिकारी थे। आगे देखते हैं। 15वां डैश ने कुतुब मीनार की शेष मंजिलों का निर्माण कराया। तो फ्रेंड्स कुतुब मीनार 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाना चालू करा। और ये टोटल हमारा 5 मंजिल है। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और बाकी की शेष मंजिल का निर्माण हमारा 1229 में इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे होगी थोड़ा सा, देखते हैं। क्या 12वीं शताब्दी में निर्माण कार्य में चापाकार प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ है। और चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। तो फ्रेंड्स 12वीं शताब्दी में हमारे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आए। इसमें चापाकार, जो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार इसमें मेहराब पर डाल दिया जाता था। और इसमें चूना पत्थर और सीमेंट का भी प्रयोग बढ़ने लगा। तो आंसर दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो फ्रेंड्स रानी जी की बावड़ी हमारी रानी नथावत द्वारा किया गया। और ये राजस्थान में उस 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी। और इसका निर्माण कब हुआ, 1699 ईस्वी में। और धगनदेव द्वारा क्या किया गया, तो इन्होंने कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया था। और सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा क्या था, तो इन्होंने हौज-ए सुल्तानी
का निर्माण किया था? कौन सा? होज ए सुल्तानी। आप इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चार बाग की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो फ्रेंड्स ये परंपरा हमारे अकबर के काल में चालू हुई। इसमें क्या होता था कि एक बाग को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता था और बीच में हमारा नहर होती थी। तो ये 4 बाग परंपरा थी। आगे देखते हैं। राज राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो फ्रेंड्स, चोलकालीन साम्राज्य में बहुत से मंदिर बने और चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर थी और उसमें एक राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? राजा राज चोल द्वारा। और उसके वास्तुकार कौन थे? तो उसके वास्तुकार थे कुजर मल्लनन। तो आप इन्हें याद रखिएगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लुप्त मोम की तकनीक किसके शासन में बनी? तो ये चोलकालीन मूर्तियाँ थी जो कि कांस्य से बनी होती थी। किससे बनी होती थी ये लुप्तकालीन मोम की तकनीक? कांस्य से। आगे बढ़ते हैं। बीदरी से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक के बीदर में एक शिल्पकार हुआ करते थे जहाँ सभी शिल्प करते थे और ये तांबे और चांदी में जड़ाई के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सेकंड, शिल्प जो तांबे और चांदी की जड़ाई की जाती थी। तो ये बिदरी था। आगे बढ़ते हैं। गोंड साम्राज्य में बरहोत से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, गोंड साम्राज्य हमारा एक गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और इन्होंने अपने राज्य को पहले गढ़ों में विभाजित किया गया था। किसमें फ्रेंड्स? गढ़ों में। और गढ़ हमारे 84 भाग में विभाजित होते थे। मतलब ये 84 गाँवों का बनाकर एक गढ़ बनता था और इन 84 गाँवों को आगे 12 गाँव में बांट दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? भरौत। तो भरौत का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 12 गाँवों का समूह। आगे बढ़ते हैं। पाइक से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, ओम राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था और प्रत्येक गांव को अपनी अपनी बारी से निश्चित संख्या में राजा के दरबार में लोग भेजने होते थे जो दास कहलाते थे और ओम साम्राज्य में वही पाइक का काम करते थे। तो पाइक कौन होते थे? जिनसे ओम राज्य में लोगों से जबरन काम लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, अद्वैत हमारे शंकराचार्य के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक, और इन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र सत्य है वह निर्गुण और निरंकार है। कैसा है फ्रेंड? निर्गुण और निरंकार। आगे बढ़ते हैं। वीरशैव आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड्स, वीरशैव आंदोलन हमारा ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? मध्य कर्नाटक में। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें बसवन्ना, अल्मा प्रभु और अक्कम्मा देवी। तो ये ऊपर दिए गए चारों थे। तो ऑप्शन तीनों थे, ऑप्शन नंबर 4। और इसमें वीरशैव आंदोलन की क्या विशेषता थी? तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया था कि ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? वीरशैव आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। सूरसागर की रचना किसके द्वारा की गई? तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो सूरसागर की रचना हमारे सूरदास ने की थी। ये हमारे जब 13वीं से 17वीं शताब्दी में नए नए धार्मिक ईश्वर से अनुराग करने आए और उन्होंने कर्मकांडों और अंधविश्वासों को चुनौती दी। तो ये सब उस समय के लेखक हैं। तो सूरदास द्वारा और भी कई रचना की गई थी, जैसे सूरसावली, साहित्य लहरी। और तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? तो इनकी एक फेमस रचना है रामचरितमानस, जिसका रचना तुलसीदास ने की थी और ये 16वीं से 17वीं शताब्दी के कवि थे। अब शंकरदेव देखते हैं।
तो ये असम के थे और इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसकी भक्ति पर? विष्णु की भक्ति पर। और इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। कौन? शंकरदेव। कि इन्होंने नाम घर की पद्धति चलाई। कौन से? नाम घर की। ये क्या होता था? ये कविता पाठ और प्रार्थना गृह होता था जिसमें सब प्रार्थना करते थे और कविताएं बनाते थे। तो क्या था इनमें? नाम घर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की शैली में ठंडा नीला और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो फ्रेंड्स, ये हमारी कांगड़ा शैली में किया जाता था। कांगड़ा शैली कहाँ थी? तो ये पहाड़ी इलाकों में थी और ये वैष्णव परंपराओं से प्रभावित थी। इसमें बनाने के लिए ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था और विषयों में काव्यात्मक निरूपण इसकी विशेषता थी। मतलब काव्यात्मक रूप में दर्शाया जाता था। और अगर हम बात करें बसोहली शैली की, तो ये लघु चित्रकला की शैली थी एक, और बहुत साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली थी और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी इलाकों में पनपी। कहाँ? हिमालय के आसपास, हिमाचल प्रदेश के आसपास। और यहाँ सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी भानु दत्त की राज रस मंजरी। तो ये बसोहली शैली थी। और देखते हैं अब लघु चित्रकला। तो लघु चित्रकला छोटे आकार की थी और ये जल रंगों से कपड़ों या कागज़ पर बनाई जाती थी। किस पर? जल रंगों से कागज़ और कपड़ों पर। अगर हम बात करें मणिप्रवलम शैली की, तो ये 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला है जो व्याकरण और काव्य शास्त्र से रिलेटेड है। और मणिप्रवलम शैली का अर्थ है हीरा और मूंगा, जो दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन। नेक्स्ट 27। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड देखते हैं। तो हैदराबाद की स्थापना हमारे निज़ाम उल मुल्क द्वारा की गई और बुरहान उल मुल्क द्वारा अवध की स्थापना की गई। और अगर हम बात करें मुर्शिद कुली खां, तो इन्होंने बंगाल की स्थापना की। और गुरु गोविंद सिंह, आपको पता ही है, ये पंजाब के थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। कब? 1699 में। तो ये थे हमारे बेस्ट हिस्ट्री क्वेश्चन पार्ट 2। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।